पिछले क्लास में हमने एनपीओ के अंडर में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होते हैं इसका बारे में हमने सीखा था। बेसिकली इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो क्या है, मैंने बोला था आप लोगों को कि ये कैश बुक का जैसा है। मतलब इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश का आना और कैश का जाना। दैट मीन्स इनफ्लोज ऑफ कैश एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और इसका जो रीजन है, रीजन हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज इन बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है, जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या किया था कि जो पैसा जो आया था बिजनेस में, जो बिजनेस इनकम जो किया था उसको हमने दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए थे। एक तो हो गया था रेवेन्यू रिसिप्ट्स और हो गया कैपिटल रिसिप्ट्स, और जो पेमेंट था पेमेंट को भी हमने दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किए थे। एक तो हो गया रेवेन्यू पेमेंट और एक कैपिटल पेमेंट। तो चलिए पहले हम लोग ये जानते हैं ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट है, ये रेवेन्यू नेचर आइटम और कैपिटल नेचर आइटम क्या होता है। क्योंकि ये एनपीओस में सबसे ज़्यादा अगर कुछ परेशान करने वाला है स्टूडेंट को, कुछ आइटम है जिसके बारे में हम लोग को मतलब ये जो मतलब रेवेन्यू नेचर आइटम और कैपिटल नेचर आइटम, इसका बारे में क्लियर नॉलेज होना जरूरी है। अदरवाइज कुछ आइटम ऐसा मिलेगा जिसका बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। ठीक है, लेकिन आइटम अगर जैसे मतलब रेंट पेमेंट हो गया, सैलरी पेमेंट हो गया, जैसे रेंट रिसिप्ट हो गया, सैलरी रिसिप्ट हुआ, इस तरह का अगर आइटम कुछ होगा उसका बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग ईजिली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन एनपीओस में कुछ ऐसा आइटम होता है जिसको मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए ज़्यादातर समय में स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नेचर रेवेन्यू नेचर आइटम और कैपिटल नेचर आइटम क्या होता है, और इसको हम लोग एनपीओस के अंडर में किस तरह से इसको हम लोग ट्रीटमेंट करने वाला है। तो चलिए मेरा साथ साथ लिखिए। तो पहले तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। जितना भी एक्सपेंडिचर है और इनकम है एनपीओस के अंडर में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो हो गया रेवेन्यू नेचर और एक हो गया कैपिटल नेचर। ठीक है, रेवेन्यू नेचर आइटम लिखिए, रेवेन्यू नेचर आइटम, ठीक है, और कैपिटल नेचर आइटम। ठीक है, ये रेवेन्यू नेचर आइटम हो गया और कैपिटल नेचर आइटम हो गया। ठीक है, अब ये जो रेवेन्यू नेचर आइटम है, रेवेन्यू नेचर आइटम, फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट। जितना भी रेवेन्यू कमाया एक साल में, जितना भी रेवेन्यू कमाया एनपीओस, तो उसको हम लोग कहाँ पे क्या मानते हैं, उसको हम लोग इनकम मानते हैं। ठीक है, इनकम मानते हुए इसमें इनकम साइड ऑफ द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और जो रेवेन्यू पेमेंट हुआ, ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, एज एन एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। मतलब रेवेन्यू नेचर जितना भी आइटम होगा, चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो या रेवेन्यू पेमेंट हो, इन दोनों को ही हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल रेवेन्यू पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, उसी तरह फिर कैपिटल नेचर आइटम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसको हम लोग दो तरह से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कैपिटल नेचर आइटम में कैपिटल रिसिप्ट हो सकता है, कैपिटल रिसिप्ट, देन कैपिटल पेमेंट,
ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल, ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स will be recorded on the liability side of बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जितना भी कैपिटल रिसिप्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह जितना भी कैपिटल पेमेंट होगा, सारा कैपिटल पेमेंट हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हो गया रेवेन्यू नेचर आइटम और कैपिटल नेचर आइटम। तो रेवेन्यू नेचर आइटम बेसिकली कहां पे रिकॉर्ड होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। और जितना भी कैपिटल नेचर आइटम है, कैपिटल नेचर आइटम डायरेक्टली हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इन रेवेन्यू नेचर आइटम का आइटम फिर दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट। ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द income and expenditure account. That is, revenue receipt will be recorded on income side of the income and expenditure account, and all revenue payment will be recorded on the expenditure side of the income and expenditure account. Similarly, capital nature item, all capital nature item will be recorded in balance sheet. ठीक है, और जितना भी कैपिटल रिसिप्ट होगा डायरेक्टली उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट का, और जितना कैपिटल पेमेंट होगा उसको हम लोग एसेट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट का। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे हम लोग जानते हैं ये जो रेवेन्यू नेचर आइटम है और जो कैपिटल नेचर आइटम है, इसका किस तरह का हो सकता है। जैसे जितना भी, मेरा साथ साथ लिखिए, जैसे मान लीजिए रेकरिंग नेचर। ठीक है, या तो रेवेन्यू नेचर आइटम क्या होगा? रेकरिंग नेचर का होगा। जितना भी रेकरिंग नेचर का आइटम होगा वो हमेशा रेवेन्यू नेचर आइटम ही माना जाएगा। रेकरिंग का मतलब क्या है? जो मतलब हमेशा होता है, मतलब बिजनेस में कॉन्टिन्यूअस बेसिस में जिस टाइप का मतलब एक्सपेंसेस होता है या इनकम जनरेट होता है, उसको हम लोग रेकरिंग नेचर मानते हैं, मतलब ये हमेशा होते रहेगा। ठीक है, और कैपिटल नेचर में क्या होता है? नॉन रिकरिंग आइटम रिकॉर्ड होता है। जैसे मतलब एक बार में ही रिकॉर्ड होता है, एक ही बार रिसीव हुआ इस टाइप का आइटम, जैसे मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम, इस तरह का आइटम कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? एज ए कैपिटल नेचर आइटम के हिसाब से रिकॉर्ड होता है। तो जिसे हमें आ जाएगा क्या? नॉन रिकरिंग नेचर। ठीक है, तो कैपिटल नेचर आइटम कैपिटल नेचर का आइटम किस तरह का आइटम होगा? नॉन रिकरिंग नेचर का होगा। और जो रेवेन्यू नेचर का आइटम होगा वो हमेशा रिकरिंग नेचर का ही होगा। रिकरिंग का मतलब जो मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब हर साल में होगा, हर महीना में होगा। ठीक है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग पूरा एक ही साल का आइटम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसा होता है जो मतलब साल में एक ही बार होता है या वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। इस टाइप के एक्सपेंसेस को हम लोग नॉन रिकरिंग नेचर मानेंगे और इसको बैलेंस शीट में ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, देन दूसरा सेकेंडली क्या होता है? इसमें स्मॉल अमाउंट है। रिकरिंग नेचर में क्या होता है? जितना भी स्मॉल अमाउंट होता है वो हमेशा रिकरिंग नेचर होता है, और जितना बिग अमाउंट होता है, बिग अमाउंट जितना होता है, बिग अमाउंट हमेशा वो बिग अमाउंट को हमेशा क्या माना जाता है? नॉन रिकरिंग नेचर का माना जाता है। क्योंकि कोई भी एक्सपेंसेस हो, ठीक है, अगर कोई स्मॉल एक्सपेंसेस होगा, जैसे रेंट पेड किया, ठीक है, तो रेंट पेड करने से क्या होगा? छोटा अमाउंट ही होगा। ठीक है, महीना में पेमेंट होगा, जैसे 2000, 3000, 4000 हो सकता है, इवन 10,000 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो उसको हम लोग क्या मानेंगे? स्मॉल अमाउंट मानेंगे। और अगर कोई बिग अमाउंट हो गया, जैसे बिल्डिंग अगर खरीदोगे, तो बिल्डिंग खरीदने से बिल्डिंग हम लोग 5000, 4000 में हम लोग खरीद नहीं पाएगा। इसके लिए क्या होगा? लाखों में होगा अमाउंट। तो इस तरह का जितना भी बड़ा अमाउंट होगा, तो वंस इन अ लाइफ टाइम सपोज तुमने एक बिल्डिंग खरीदा या एक मशीन खरीदा, ठीक है, हर एक बिल्डिंग हो या मशीन, दैट मींस फिक्स्ड एसेट्स का क्या होता है? एस्टिमेटेड लाइफ होता है। ठीक है, अप टू दैट पीरियड तक उसमें और कोई पैसा हम लोग को देना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको क्या हो गया? नॉन रिकरिंग नेचर हुआ। और इसलिए जितना भी बिग अमाउंट होता है, बिग अमाउंट को हम लोग हमेशा कैपिटल नेचर आइटम मानते हैं। ठीक है, देन
नेक्स्ट आ गया, इसको पहले मिटा देता हूं। नेक्स्ट आपका हो गया रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स भी तो होता है, ठीक है। नंबर 3 में लिखो रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स अगर ये जनरल पर्पस के लिए हुआ, जनरल पर्पस के लिए अगर हुआ तो हमेशा रिकरिंग नेचर माना जाएगा और वो एज ए रेवेन्यू नेचर आइटम ट्रीट होगा, ठीक है। अगर मान लो रिसिप्ट कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुआ, स्पेसिफिक पर्पस, जैसे रिसिप्ट अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पस, तो वो हमेशा कैपिटल नेचर आइटम ही माना जाएगा। किस लिए? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोग तो मंदिर जाते होंगे, ठीक है। तो मंदिर में जाने से हम लोग क्या करते हैं, भगवान को दर्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चढ़ावा देते हैं, मतलब दक्षिणा हम लोग देते हैं, ठीक है। तो जनरली दक्षिणा किस हिसाब से दिया जाता है, जो जिसका जितना मतलब कैपेसिटी होता है उसी हिसाब से हम लोग दक्षिणा देते हैं। कोई 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, कोई 1000 रुपया देता है, कोई 2000, 3000 देता है, ठीक है। तो वो जो दक्षिणा हम लोग देते हैं, नॉर्मली हम लोग कहाँ पे देते हैं, मंदिर का जो दान पेटी होता है ना, दान पेटी देखे हो ना, जहाँ पे दक्षिणा रखा जाता है, तो उस टाइप के बक्सा में हम लोग उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो वो जो बक्सा में हमने डाला, ठीक है, ये एक तरह का क्या हो गया, मतलब मंदिर के लिए वो क्या हुआ, रिसिप्ट हो गया, मतलब वो इनकम का हिसाब से मतलब ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मंदिर भी एक एनपीओस के अंडर में आता है, ठीक है। तो वो जनरल पर्पस के लिए है, मतलब मंदिर में जब हमने ये स्मॉल अमाउंट का डोनेशन दिया, अगर कोई मतलब पर्पस हमने मेंशन नहीं किया तो मंदिर इसको क्या मानेंगे, मतलब इसको इनकम मानेंगे और इसको एज ए रेवेन्यू नेचर आइटम का हिसाब से वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लो कोई अगर मतलब ऐसे मान लो 10 लाख का डोनेशन दिया, 10 लाख का कुछ पैसा मंदिर को दान में दिया और ये बताया, लो जी ये 10 लाख रुपया रखो, एक छोटा सा मंदिर सामने बना देना, छोटा सा एक शिव जी का एक मंदिर बना देना, ठीक है। ये जब 10 लाख रुपया दिया गया, इस 10 लाख रुपया देने का साथ साथ पर्पस भी बताया गया, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप का अगर कोई भी अगर इनकम होता है बिजनेस को, ठीक है, कोई भी एनपीओस का अगर इस टाइप का कुछ मतलब इनकम होता है उसको स्पेसिफिक बना जाएगा और इसको हमेशा नॉन रिकरिंग नेचर का होगा और ये हमेशा बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें एक सवाल होता है, जैसे स्मॉल अमाउंट, कभी अगर ये स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर पेमेंट किया गया या बिग अमाउंट है, ठीक है, ये जो बिग अमाउंट है, बिग अमाउंट अगर जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस दोनों के लिए ही अगर पेमेंट हुआ तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो सीधा बात है, देखो स्मॉल पेमेंट जो होगा वो हमें कभी भी ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं हो सकता है। जैसे तुम अगर मंदिर में जाओगे, मंदिर में जाकर सपोज तुमने 10 रुपया का दक्षिणा मंदिर में दिया, तो तुम कभी नहीं बोलोगे कि मंदिर का जो ट्रस्टी है इसको कभी नहीं बोलोगे कि ये बिल्डिंग के लिए आप यूज कर लीजिए, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में ये पैसा लगा दीजिएगा, क्योंकि 10 रुपया से तो बिल्डिंग नहीं बनता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, कभी भी स्मॉल अमाउंट स्पेसिफिक पर्पस नहीं हो सकता, इसके लिए ये अलाउड ही नहीं है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट स्पेसिफिक पर्पस ट्रीटमेंट कभी भी अलाउड ही नहीं है। लेकिन जो बिग अमाउंट है, ठीक है, बिग अमाउंट आइदर में भी बिग इनकम ऑफ big amount either it may be for general purpose, can be treated as a general purpose or specific purpose। क्योंकि देखो कभी कभार ऐसा भी होता है, मंदिर में हमने 10 लाख का दान दिया, ठीक है, लेकिन हमने कोई पर्पस मेंशन नहीं किया, तो वो क्या माना जाएगा, मतलब रिसिप्ट माना जाएगा फॉर जनरल पर्पस। लेकिन ये बिग अमाउंट है, तो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी एनपीओस को मतलब कोई भी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अगर इतना बड़ा अमाउंट, हैवी अमाउंट मतलब जनरल पर्पस के लिए हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता है, वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ ईयर, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग कैपिटल नेचर ही मानेंगे। अगर वो स्पेसिफाई करके दिया हुआ तो उसको तो डेफिनेटली हम लोग क्या मानेंगे,
उसको हम लोग कैपिटल नेचर ही मानेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। किसी भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट अगर एक ही साल में मिल गया, करंट ईयर में मिल गया, करंट ईयर में ही अगर मिल गया, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर आइटम मानेंगे। किसी भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट करंट ईयर में ही मिल चुका, तो इसको हम लोग रेवेन्यू नेचर मानेंगे, और रेवेन्यू नेचर मानते हुए इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लो कोई एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिल रहा हो, फ्यूचर पीरियड में अगर मिल रहा हो, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग हमेशा कैपिटल नेचर आइटम मानेंगे। और ये हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड इसको हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में ही हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमने रेंट पेमेंट किया, ठीक है, एक साल का अगर रेंट हमने पेमेंट किया, तो मतलब हमने एक साल का बेनिफिट उसी में से लिया है, तो इसीलिए हमने उसको एक साल जो पैसा हमने पेमेंट किया उसको हम लोग रेवेन्यू नेचर मानेंगे। अगर मान लो हम अगला साल के लिए भी पेमेंट कर दिया, सपोज करंट ईयर में रेंट हमने सपोज करंट ईयर में 60,000 पेमेंट किया, 5,000 का हिसाब से हमने 12 महीने का 60,000 पेड किया। ये जो 60,000 है, ये इसका जो बेनिफिट है वो कब मिलेगा, करंट ईयर में ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये जो रेंट है, अगर ये रेंट दो महीना का रेंट, जैसे मान लो कि जनवरी और फरवरी का, अगर करंट ईयर अगर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है, ठीक है, फिर अगला ईयर मतलब 2021 का जनवरी और फरवरी का रेंट, अगर हम लोग एडवांस में पेड किया, ठीक है, मतलब 5,000 का हिसाब से इसको हम लोग 2 महीना 10,000 अगर हमने करंट ईयर दैट इज 2020 दिसंबर में 31 दिसंबर 2020 में अगर पेड कर दिया, ठीक है, 31 दिसंबर 2020 में हमने जनवरी और फरवरी मतलब अगला साल 2021 का पेमेंट अगर कर दिया, 10,000 का अगर पेमेंट कर दिया, तो ये एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट कब मिलने वाला, इसका बेनिफिट हमको 2021 जनवरी और फरवरी में जाकर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो मतलब किसी भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमको फ्यूचर डेट में मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग कैपिटल नेचर आइटम मानेंगे, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन मैंने अभी बताया, ये क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल कब करोगे, अगर तुम किसी भी आइटम देख के, क्वेश्चन में अगर किसी भी आइटम देख के परेशान हो जाओगे, अगर परेशान हो गया, तो उस टाइम में इस तरह से मतलब आइटम को मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैटेगरी में डिवाइड कर लेना, उसी का हिसाब से तुम ट्रीटमेंट करना, ठीक है। अगर कोई मतलब एक्सपेंसेस और इनकम जैसे रेंट रिसीव्ड हो गया, रेंट पेमेंट हो गया, सैलरी पेड हो गया, वेजेस पेड हो गया, ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, तो इसको तो डायरेक्टली हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ये रेवेन्यू आइटम होगा या कैपिटल नेचर आइटम होगा। उसके लिए मतलब ये क्लासिफिकेशन उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक और टिपिकल आइटम के लिए चाहिए, और वो स्पेसिफिक और टिपिकल आइटम हम लोग अभी एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि मतलब आगे चल के जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस टाइम में इसको हमको ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है। चलिए इसको पहले एक बार उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको मिटा देंगे, ठीक है। चलिए उतारिए। तो अब पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हो गया ट्रीटमेंट ऑफ सम टिपिकल आइटम। ट्रीटमेंट इसमें लिखिए, साथ साथ लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ सम टिपिकल आइटम। टिपिकल आइटम, ट्रीटमेंट ऑफ सम टिपिकल आइटम। ठीक है, जो इस तरह का एक्सपेंसेस होगा या इनकम होगा इसमें जो पहले कभी भी तुम लोगों को नहीं मिला होगा। जैसे क्लास 11th का क्लास में इस तरह का आइटम का बारे में तुम लोगों को कभी सुनने को नहीं मिला। ठीक है, कुछ ऐसा स्पेशल आइटम होता है एनपीओस के अंदर में जिसका ट्रीटमेंट भी मतलब कुछ स्पेशल तरीका से ही करना पड़ता है और उसका बारे में हमको पहले से हम लोग को जानना पड़ता है। अदरवाइज जब तुम डायरेक्टली इसको बिना जाने अगर तुम इसको सोल्यूशन करने चला गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर सोल्यूशन करने चला गया, सो डेफिनेटली ये तुमको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। तो इसीलिए हम लोग पहले एक एक करके इसका बारे में हम लोग जानेंगे, उसका बाद ही इसका सोल्यूशन हम लोग आगे चल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हेडिंग्स डाल दिया, अपना कॉपी में नोट डाउन करो, ट्रीटमेंट ऑफ सम टिपिकल आइटम। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक छोड़ा था, मतलब रेवेन्यू नेचर आइटम और कैपिटल नेचर आइटम का बारे में हमने पढ़ा था। मतलब क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, रेवेन्यू नेचर आइटम क्लासिफिकेशन कैसे होता है और कैपिटल नेचर आइटम क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसको हम लोग देखा था। मतलब रेवेन्यू नेचर आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ पे रिकॉर्ड होता है और कैपिटल नेचर आइटम बैलेंस शीट में कहाँ पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सम ट्रीटमेंट ऑफ सम टिपिकल आइटम। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नंबर वन लिखे, मेरे साथ साथ लिखे डोनेशन। ठीक है, डोनेशन का मतलब क्या है, दान देना। दान देते हो ना, कभी जब मंदिर में जाते हो तो भगवान को पैसा चढ़ाते हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दान बोलते हैं। क्या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोनेशन बोल सकते हैं। मैंने कहा था कि डोनेशन, ये जो दान है, ये डोनेशन, ये दो तरह का हो सकता है। या तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकता है, और नहीं तो ये जनरल पर्पस के लिए हो सकता है। जनरल पर्पस के लिए हो सकता है, जनरल पर्पस। अगर मान लीजिए एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई डोनेशन रिसीव्ड हुआ तो इसको हम लोग कैपिटल रिसीप्ट मानेंगे, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट मानेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लो डोनेशन अगर जनरल पर्पस का हुआ तो इसमें दो क्वेश्चन अराइज हो सकता है। अगर डोनेशन जनरल पर्पस के लिए हुआ, अगर बिग अमाउंट रिसीव हुआ तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर स्मॉल अमाउंट रिसीव हुआ तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो बिग अमाउंट का केस पहले देख लेते हैं। सॉरी, बिग अमाउंट और क्या हो सकता है, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट। तो बिग अमाउंट के केस में क्या होगा, डोनेशन अगर कोई जनरल पर्पस के लिए एक बड़ा अमाउंट मिला, ठीक है, एक बिग अमाउंट अगर डोनेशन का हिसाब से कोई विदाउट पर्पस अगर मिला, तो ये इस तरह का जितना भी डोनेशन होगा, मैंने पहले लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि कोई भी अमाउंट
कोई भी अगर ह्यूज अमाउंट जनरल पर्पस के लिए डोनेशन का हिसाब से मिला तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, नॉन रिकरिंग नेचर मानेंगे। और नॉन रिकरिंग नेचर मतलब ये हमेशा कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा, क्योंकि कभी कभार ही मिलता है इस टाइप का मतलब बड़ा अमाउंट अगर डोनेशन का हिसाब से जनरल पर्पस के लिए अगर मिलता है वो कभी कभार ही मिलता है, मतलब वंस इन ए लाइफ मिल सकता है या वंस इन ए ईयर मिल सकता है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, एज ए कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे और इसको भी लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट का रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे और इसको हम लोग बैलेंस लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लो कि डोनेशन जनरल पर्पस के लिए रिसीव हुआ और स्मॉल अमाउंट रिसीव हुआ तो इसको हम लोग डायरेक्टली रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। और इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग इनकम साइड में इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग दूसरा आइटम में आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ एनपीओ। चलिए इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइटम में हम लोग आता है सब्सक्रिप्शन। किसी भी एनपीओ के लिए ये क्या होता है, बेसिक सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। तब इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे सब्सक्रिप्शन होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट एनपीओ के अंडर में किस तरह से किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है, सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आपको एग्जाम में सिंगल सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन का भी सम आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम में तो आएगा ही, साथ में कभी कभी 2 और 3 मार्क्स के लिए सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन भी एग्जाम में दे दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन का बारे में जानते हैं।